हेलो फ्रेंड्स, तो आपका हमारी इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। और ये संडे स्पेशल की वीडियो है जिसमें मैं आपको भौतिक विज्ञान क्लास 11th की रिवीजन क्लासेस प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ओके, मतलब इस वीडियो की खासियत क्या है? ठीक, इस वीडियो की खासियत क्या है कि इसमें तो मैं रिवीजन कराऊंगा ही, साथ में पूरा रिवीजन तो कराऊंगा ही, लेकिन इसके साथ साथ मैं क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगा। क्वेश्चंस जो होंगे आपके पेपर के हिसाब से, जो क्वेश्चन होंगे उसको मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। ओके, तो खास यही है कि मैं आपको सिलेबस कवर करते जाऊंगा, पूरा रिवीजन करवाते जाऊंगा और साथ में ही उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करवाऊंगा। क्लियर हो गया इतना? चलिए, तो यहाँ पर शुरू करने वाले हैं हम इस लाइव क्लासेस को। तब तक के लिए आप इस लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जल्दी जल्दी शेयर कीजिए। ओके ठीक है, चलिए, गुड मॉर्निंग। ओके, चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले एक और सूचना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ लाल आइकन का सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आप हमारी वीडियो का आनंद ले सकें। ओके, तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, चलिए, सब्सक्राइब करने के मैंने आपको फ़ायदे बता देता हूँ कि मैं आप इस सब्सक्राइब करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। ठीक है, तो पहली बात, मैं आपको लाइव क्लासेस दे दूँगा। ठीक है, लाइव क्लास यानी कि फ़ेस टू फेस दूंगा। ओके, यहाँ पे तो फेस नहीं दिख पा रहा है, लेकिन उसमें फ़ेस टू फेस रहेगा लाइव क्लासेस। और दूसरी बात, कम्युनिटी टैब यानी कि मैसेज भेजने वाला जो ऑप्शन है वो मेरा ओपन हो जाएगा। उसके जरिए मैं आपको एक फ़ोटो के ज़रिए आपको सूचना देता रहूँगा उसमें, यूट्यूब चैनल पे। तब आप जाके वहाँ से देख सकते हैं और कौन सी वीडियो कब आएगी इसको भी पता कर सकते हैं। ओके, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाइए। ओके, हमें 1K सब्सक्राइबर यानी कि 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं जल्द से जल्द। तो आपकी मदद के बिना कुछ हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो आप ही चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब को बढ़वाइए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि मैं आपको बारी बारी से क्या पढ़ाऊँगा। ओके, चलिए, देखिए अपना सिलेबस देखिए। तो मैंने इकाई, जहाँ तक मैंने आशा है कि मैंने जो इकाई 1 है उसको पूरा समाप्त कर दिया है। ठीक है, इकाई 1 समाप्त कर दिया है। हम क्या पढ़ा रहे हैं? इकाई 2 को पढ़ा रहे हैं, यानी कि ये जो रेखीय पथ पर गति यानी कि सरल रेखा में गति। ओके, तो ये सिलेबस, ये चैप्टर अभी हमारा चल रहा है कंटिन्यूसली। तो इकाई 1 समाप्त हो गया है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, इकाई में कौन से है? पहला है भौतिक जगत, दूसरा है मात्रक मापन तथा त्रुटि विश्लेषण, और तीसरा क्या है? विमीय विश्लेषण, चौथा क्या है? भौतिक गणित। ओके, भौतिक गणित मतलब क्या होता है? इसमें समाकलन अवकलन यही है। ओके, तो सबसे पहले क्या आता है? भौतिक जगत। ओके, चलिए, तो भौतिक जगत आता है, तो भौतिक जगत में हम क्या पढ़ेंगे? इसमें जो भौतिक जगत है इसमें केवल हम भौतिक विज्ञान के आधारभूत अवधारणा के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि विज्ञान क्या है, भौतिक विज्ञान क्या है, प्रौद्योगिकी तथा समाज में अंतर क्या है, और प्रकृति के मूल बल क्या हैं। ठीक है, इन सब के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। मतलब इस चैप्टर का मेन पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है कि हमें यहाँ बताता है कि फिजिक्स किस काम की है। ओके, फिजिक्स हमें क्या प्रदान करती है, फिजिक्स से हम क्या सीखते हैं और फिजिक्स किस लिए है, ये चैप्टर केवल उसी के बारे में ही डिस्कस करता है। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो भौतिक जगत में सबसे पहला आता है विज्ञान। विज्ञान किसे कहते हैं? कोई बताएगा? जल्दी बताइए। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? विज्ञान किसे कहते हैं? व्हाट इज साइंस एंड, विज्ञान की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, यानी कि साइंस शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? जल्दी बताइए, जल्दी। चलिए, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर साइंस शब्द की उत्पत्ति सिंटिया से हुई है। SCIENTIA। जो साइंस शब्द की उत्पत्ति है हुई है वह सिंटिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना। विज्ञान की बात कर रहा हूँ। ठीक है, विज्ञान शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी शब्द के, लैटिन शब्द के सिंटिया से हुई है, और जिसका अर्थ होता है जानना। ठीक है, अर्थात जानने को ही क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। ठीक है, मतलब हम लोग का जो मन है वह यह इच्छा करता है कि वह अपने आसपास होने वाली घटनाओं के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करें। ओके, जो मानव की प्रकृति है या मानव या जिज्ञासु है कि वह अपने चारों ओर घटने वाली घटनाओं के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करता है। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है? विज्ञान की परिभाषा
कि यहाँ पर हमारे आसपास होने वाले घटनाओं के बारे में सुसंगठित तथा क्रमबद्ध के ज्ञान को ही क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। अगर स्टैंडर्ड अगर इसका डेफिनेशन पूछा जाए तो क्या होगा, किसी मतलब सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध के ज्ञान को कहते हैं विज्ञान कहते हैं। ओके, सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध के ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ओके, तो सुसंगठित क्या होता है, एकदम पूरा अच्छी तरीके से वह ढला हो। ओके, और सुव्यवस्थित का मतलब क्या होता है, अच्छी तरीके से सजी जगह। देखिए जैसे आप क्लास 11 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो पहले आप क्या पढ़ रहे हैं, भौतिक जगत पढ़ रहे हैं, उसके बाद मापन मात्रा तथा त्रुटि विश्लेषण पढ़ रहे हैं, और उसके बाद विमीय विश्लेषण पढ़ रहे हैं, उसके बाद सरल रेखा पढ़ रहे हैं। अगर मान लीजिए आप विमीय विश्लेषण के पहले सरल रेखा पढ़ लेते हैं, ओके, तो आपको उसमें बीमा निकालने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो अगर विमीय सूत्र आपने नहीं पढ़ा है, विमीय विश्लेषण आपने अगर नहीं पढ़ा है तो आपको सरल रेखा में गति में थोड़ा दिक्कत होगी। ठीक है, ओके, अगर मान लीजिए आपने भौतिक गणित नहीं पढ़ा है, यानी कि समाकलन अवकलन नहीं पढ़ा है, तो आपको सरल रेखा में गति का जो सूत्र है उसका डेरिवेशन करने में आपको दिक्कत होगी। तो ये जरूरी होता है कि जब भी हम किसी चीज़ का अध्ययन करें वह सुसंगठित और सुव्यवस्थित हो। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गया विज्ञान। विज्ञान किसे कहते हैं? सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध के ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब आते हैं विज्ञान की शाखाएं। विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं? ओके, द ब्रांच ऑफ साइंस। ओके, द ब्रांचेस ऑफ साइंस। ओके, तो विज्ञान की मुख्य 3 शाखा है। ठीक है, कौन कौन सी है कमेंट में आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये देखिए रिवीजन क्लासेस है, इसके बारे में आपने पहले पढ़ रखा है, लेकिन रिवीजन है तो इसमें मैं आपको कुछ नई नई चीज़ें बताऊंगा। ओके, पुरानी चीज़ें बस मैं आपको नहीं रटवाऊंगा, जो नहीं है उसको बताऊंगा। ठीक है, तो पहला क्या है विज्ञान? रसायन विज्ञान। पहला क्या है? रसायन है। दूसरा भौतिक। ठीक है, तीसरा जीव विज्ञान। रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। ओके, तो इसमें हम चूंकि भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि भौतिक विज्ञान क्या है। समझ में आ गया कि विज्ञान की कितनी शाखाएं हो गई? 3 शाखाएं हो गई, रसायन, भौतिक और जीव। ठीक है, तो चूंकि हम यहाँ पर भौतिक रसायन विज्ञान पढ़ते तो हम रसायन विज्ञान के बारे में जानते हैं, लेकिन इस समय हम क्या रियल टाइम में क्या पढ़ रहे हैं? हम भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम फिजिक्स के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज फिजिक्स होती है। ओके, चलिए, तो यहाँ पे विज्ञान कितने भाग हो गए? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को अंग्रेजी में बोलते हैं। ओके, तो भौतिक विज्ञान में जानते हैं क्या है भौतिक विज्ञान? भौतिक विज्ञान। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं? जल्दी बताइए। भौतिक विज्ञान को हम अंग्रेजी में फिजिक्स बोलते हैं, ये सब तो आप लोग को पता है। ओके, फिजिक्स बोलते हैं। स्पेलिंग सही है ना? चलिए, अब देखिए भौतिक विज्ञान को हम क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में फिजिक्स बोलते हैं। और जो फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति हुई है वह ग्रीक भाषा के, लैटिन भाषा के नहीं, ग्रीक भाषा में। ओके, वह ग्रीक भाषा के फ्यूसिस से हुई है। ग्रीक भाषा की फ्यूसिस से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। जिसका अर्थ होता है प्रकृति होता है। ध्यान से समझिएगा पूरा वीडियो। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान जिसे अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं उसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के फ्यूसिस से हुई है, जिसका अर्थ है प्रकृति। ओके, तो यहाँ पर चूंकि फ्यूसिस शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रकृति होता है, इसलिए प्रारंभ में जब भौतिक विज्ञान के बारे में उतनी उन्नति नहीं हुई थी तो उस समय भौतिकी को या भौतिक विज्ञान को हम क्या कहते थे? प्रकृति विज्ञान कहते थे, क्योंकि फिजिक्स का अर्थ क्या होता था? प्रकृति होता था, इसलिए हम इसको क्या कहते थे? प्रकृति विज्ञान कहते थे। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हम भौतिक विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान क्यों कहते थे? भौतिक विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान क्यों कहते थे? प्रारंभ में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि देखिए फ्यूसिस का अर्थ क्या होता था? फ्यूसिस का अर्थ होता था नेचर, यानी कि प्रकृति होता था। क्योंकि पहले ज़माने में सब लोग यह मानते थे कि जो भौतिक विज्ञान है वह प्रकृति के बारे में अध्ययन होता है। नॉलेज ऑफ फिजिक्स, देखें, नॉलेज ऑफ नेचर। ठीक है, पहले फिजिक्स को परिभाषित कैसे किया गया था कि नॉलेज ऑफ नेचर, यानी कि जो प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करना है क्या कहता है? फिजिक्स कहलाता है। ठीक है, क्योंकि जो फिजिक्स है वह प्रकृति में होने वाली घटनाओं के बारे में वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। ओके, क्लियर हो गया? तो भौतिक विज्ञान की परिभाषा यहाँ से क्या निकली कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की भाषा का है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। वहाँ पे अंधविश्वास नहीं होगा, यहाँ पे केवल वैज्ञानिक अध्ययन किया जाएगा। ठीक है,
कि फलाने वो है भगवान, यहाँ पे कह रहे हैं भूत है, वहाँ पर नहीं, ऐसे सब नहीं होगा, ठीक है। तो भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति अथवा प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए अब यहाँ पर चलिए घटनाएं अध्ययन करते हैं, प्राकृतिक घटनाएं। तो हम देख लेते हैं कि प्राकृतिक घटनाएं क्या होती हैं, कौन कौन सी प्राकृतिक घटनाएं हैं। वैसे तो बहुत है, लेकिन मैं आपको कुछ प्राकृतिक घटनाओं के बारे में करवा देता हूँ, ठीक है, परिचय। चलिए प्राकृतिक घटनाएं जैसे सूर्य का उदय होना, सूर्य का उदय होना, सूर्य का उदय एवं अस्त कर लो, ठीक है, सूर्य का उदय एवं अस्त हो गया, ठीक है। और चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, समझ में आ रहा है। ये सब क्या है, प्राकृतिक घटनाएं हैं। और वर्षा का होना, आजकल बारिश बहुत हो रही है, ठीक है, वर्षा का होना। और चंद्रमा की गति, सूर्य ग्रह चंद्र ग्रहण तो मैंने आपको बता ही दिया हूँ। और यहाँ पर देखिए प्रिज्म द्वारा प्रकाश का, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कर लो, प्रकार प्रकीर्णन कर लो, चाहे जो कर लो, ठीक है। तो क्या हो गया, सूर्य का उदय मस्त होना, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण, वर्षा का होना, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का बनना। ओके चलिए यहाँ पर हो गया, इतना बात क्लियर हो गई कि प्राकृतिक घटनाएं क्या होती हैं और वैज्ञानिक और भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। तो भौतिक विज्ञान विज्ञान की भाषा का है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति अथवा प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। ओके क्लियर हो गया। अब चलिए बात आती है, ये तो हो गई पुरानी परिभाषा, ठीक है, जो परिभाषा मैंने आपको बताई वो तो पुरानी हो गई। अब नई मॉडर्न परिभाषा देखते हैं, मॉडर्न डेफिनेशन देखते हैं फिजिक्स का। ओके चलिए, तो उसको बताने से पहले मैं आपको दो कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। उसको बताने से पहले मैं आपको द्रव्य और ऊर्जा, ठीक है, द्रव्य और ऊर्जा, ये दो कॉन्सेप्ट इसको मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो जल्दी से बताइए कमेंट में, द्रव्य किसे कहते हैं। द्रव्य का अंग्रेजी होता है मैटर, मैटर। ओके ये सब लोग आप लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, ठीक है, अब उतना ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है इसमें। और इसका क्या होती है, एनर्जी। ओके जल्दी बताइए द्रव्य क्या है, द्रव्य किसे कहते हैं। दोनों बता सकते हैं, द्रव्य किसे कहते हैं और ऊर्जा किसे कहते हैं। जो बताएगा जान लो बहुत अच्छा पढ़ रहा है वो, उसको अब ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ओके जल्दी बताइए द्रव्य तथा ऊर्जा किसे कहते हैं। मैटर एंड एनर्जी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी, जल्दी बताइए, कम ऑन हरी अप। चलिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो द्रव्य किसे कहते हैं कि वह जिसमें भार होता है और जो स्थान गिरता है, वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान गिरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान गिरता है उसे क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं, ठीक है। द्रव्यमान होता है पदार्थ। ओके पदार्थ और द्रव्य एक ही है। तो पदार्थ या द्रव्य किसे कहते हैं, जिसमें द्रव्यमान हो और जो स्थान गिरे उसे क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। बात हो गई। अब यहाँ पर अगर द्रव्य के उदाहरण लेते हैं तो क्या हो जाएगा, पत्थर, लोहा, सोना, वायु, रुई, जल, अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन आदि क्या है, द्रव्य है। बहुत उदाहरण है इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं ऊर्जा की। ऊर्जा किसे कहते हैं, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को। यहाँ पर देखिए ऊर्जा किसे कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ठीक है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अब ऊर्जा का मतलब क्या होता है, जैसे ले लो ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि, गतिज ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा आदि क्या है, ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप हैं। ओके तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था प्रकाश, प्रकाश अभी मैंने बोला, तो प्रकाश क्या है, मैंने आपको बताया था प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। और ऊष्मा और ध्वनि, गतिज ऊर्जा, ऊर्जा तो है ही है, ठीक है। तो इतनी बातें क्लियर हो गई, द्रव्य एवं ऊर्जा के बारे में इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए उसके बाद यहाँ पर एक समीकरण दिया था, किसने, आइंस्टीन ने। आपने अगर पता है तो बताइए जल्दी, बताइए जल्दी, आइंस्टीन का समीकरण, आइंस्टीन का समीकरण लिखिए जल्दी कमेंट में, जल्दी, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर देखिए जो वैज्ञानिक आइंस्टीन ने यह बताया कि जो ऊर्जा, ऊर्जा और द्रव्यमान, ठीक है, ऊर्जा और द्रव्यमान एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। क्लियर हो गया। जो ऊर्जा द्रव्यमान एक सिक्के के दो पहलू, मतलब कहने का मतलब यह है कि हम ऊर्जा को द्रव्यमान में बदल सकते हैं और द्रव्यमान को ऊर्जा में बदल सकते हैं, ठीक है। हम ऊर्जा को द्रव्यमान में और द्रव्यमान को ऊर्जा में बदल सकते हैं, यानी कि जो ऊर्जा और द्रव्य क्या हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं, यानी कि एक सिक्के के दो पहलू हैं, जिसे हम पारस्परिक रूपांतरित कर सकते हैं। ओके ठीक है। तो उन्होंने ऊर्जा तथा द्रव्यमान के संबंध में एक समीकरण दिया,
उन्होंने ऊर्जा तथा द्रव्यमान के संबंध में एक समीकरण दिया। वो कौन सा है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। बहुत बढ़िया। तो आइंस्टीन का समीकरण यहाँ पर है C बराबर E बराबर MC स्क्वायर। चलिए बहुत बढ़िया, E बराबर MC स्क्वायर, जहाँ पर E क्या है, E क्या है, एनर्जी है, ठीक है, और M क्या है, मास है यानी कि द्रव्यमान है, और C क्या है, प्रकाश की चाल है, ठीक है, प्रकाश की चाल, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट। बातें क्लियर हो गई कि आइंस्टीन का समीकरण क्या है, E बराबर MC स्क्वायर। E क्या है हमारा ऊर्जा है, M क्या है द्रव्यमान है, और C क्या है प्रकाश की चाल है, ठीक है। तो ये देखिए ऊर्जा और द्रव्यमान के बीच संबंध निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो आइंस्टीन का समीकरण अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि किस वैज्ञानिक ने ऊर्जा तथा द्रव्यमान के संबंधित समीकरण दिया था, ठीक है, किस वैज्ञानिक ने ऊर्जा तथा द्रव्यमान के बीच संबंध निकाला था, तो आप बताएंगे आइंस्टीन का, ठीक है। या आपसे ऐसे पूछेगा कि द्रव्यमान ऊर्जा की तुल्यता किस वैज्ञानिक ने दी, ठीक है, क्या पूछेगा आपसे कि द्रव्यमान ऊर्जा की तुल्यता किस वैज्ञानिक ने स्थापित की, तो आप बताएंगे क्या, आइंस्टीन कहेंगे, ठीक है। तो बात इतनी क्लियर हो गई। काफ़ी किताब पेन हाथ में लिए रही है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर धीमे धीमे बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं आपको एक बार पहले पढ़ा चुका हूँ, बस मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, ओके। तो काफ़ी किताब ले लीजिए। अगर जो मैं इंपॉर्टेंट बताऊँ तो आपको वीडियो को पॉज करके उसे नोट कर सकते हैं, ओके। चलिए तो यहाँ पर आगे चलते हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर आते हैं प्रकृति में मूल बल, ठीक है, डायरेक्ट आते हैं प्रकृति में मूल बल आते हैं। तो प्रकृति में कितने मूल बल होते हैं, जल्दी बताइए, संख्या बताइए कि 1 होते हैं कि 2 होते हैं कि 3 होते हैं कि 4 होते हैं, बताइए प्रकृति में कितने मूल बल होते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, गुड। चलिए यहाँ पर कितने मूल बल होते हैं, 4 मूल बल होते हैं। पहला क्या है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा क्या है विद्युत चुंबकीय बल, तीसरा है प्रबल नाभिकीय बल, चौथा क्या है क्षीण नाभिकीय बल। तो ये प्रकृति हमारे मूल बल हैं, कितने प्रकार की, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल और क्षीण नाभिकीय बल। इतना हो गया क्लियर है। तो गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं, जल्दी बताइए, गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं। अच्छा बताइए, कमेंट में इतना लंबा चैट मत कीजिए, कि आप यही बता दीजिए कि गुरुत्वाकर्षण बल किसके कारण होता है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल किसके कारण उत्पन्न होता है, जल्दी बताइए। गुरुत्वाकर्षण बल किन्हीं दो पिंडों के बीच किसके कारण उत्पन्न होता है, व्हाट इज कॉज बिटवीन टू थिंग्स, ओके। दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न होने का कारण बताइए जल्दी। चलिए यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल की पहले बात कर देते हैं। तो चलिए गुरुत्वाकर्षण और विद्युत चुंबकीय बल दोनों एक साथ बात करते हैं, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, किन्हीं दो पिंडों के बीच उनके द्रव्यमानों के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है, वो द्रव्यमान के कारण उत्पन्न होता है। लेकिन अगर हम विद्युत चुंबकीय बल की बात करते हैं तो उसमें हम आवेश के कारण, क्यों, उसके जो दो पिंडों के बीच आकर्षण बल होता है वह आवेशों के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण में क्या था, द्रव्यमान के कारण उत्पन्न होता है, और विद्युत चुंबकीय बल में क्या है, वह आवेशों के कारण उत्पन्न होता है। और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि वह बल जो आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का हो सकता है, वह बल जो आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का हो सकता है, तो कौन सा होगा, ये होगा विद्युत चुंबकीय बल, ठीक है। क्या होगा, विद्युत चुंबकीय बल। किधर है इतना बात की नहीं, विद्युत चुंबकीय बल, समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए विद्युत चुंबकीय बल क्यों हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। चलिए यहाँ पर द्रव्यमान के कारण देखिए, यहाँ पर न्यूटन ने बताया था कि प्रत्येक ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक दो पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है, प्रतिकर्षित कभी नहीं करते, हमेशा आकर्षित ही करते हैं। तो वो क्या होता है, क्योंकि उनके बीच द्रव्यमान है और द्रव्यमान कारण उत्पन्न होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बात कर लेते हैं विद्युत चुंबकीय बल, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था प्लस आवेश माइनस आवेश, ठीक है। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2 होते हैं, ओके। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2 होते हैं। चलिए एक प्लस होता है एक माइनस होता है, इतना बातें क्लियर हो गई। चलिए अगर हम विपरीत आवेश लेते हैं, ठीक है, एक प्लस और एक माइनस लेते हैं, ये वाला कंडीशन पहला वाला, ठीक है, तो क्या होगा इसमें, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। अगर हम दोनों आवेशों को समान ले लेते हैं, यानी कि हम सजातीय आवेश ले लेते हैं, ठीक है, सजातीय माने समान आवेश ले लेते हैं, तो उनके मध्य क्या होगा, आकर्षित प्रतिकर्षित होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए माइनस माइनस भी क्या है, समान है, तो ये भी क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे एक दूसरे के विपरीत दिशा में भागेंगे। तो यहाँ पर हमसे क्या निकलता है कि चूंकि आवेश एक दूसरे को आकर्षण तथा प्रतिकर्षित दोनों प्रकार से कर सकते हैं, इसलिए जो विद्युत चुंबकीय बल है वह क्या है, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का हो सकता है। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए
यहाँ पे आप बताइए, ये परमाणु है, ठीक है, ये परमाणु है। यहाँ पे ये क्या है, नाभिक है। नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन बाहरी चक्कर में चक्कर लगाते हैं, मतलब फेरे लेते हैं, ओके, शादी करते हैं। चलिए अब यहाँ पे बताइए कि जो इनके मध्य कार्य कर रहा है बल, ये कौन कौन से बल हो सकते हैं, ठीक है। इसमें गुरुत्वाकर्षण बल हो सकता है कि नहीं हो सकता है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। क्या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर सकता है कि नहीं कर सकता है। विद्युत चुम्बकीय बल तो कार्य करता है क्योंकि इनमें आवेश होता है। क्या, अब क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि क्या इनमें बीच गुरुत्वाकर्षण बल भी कार्य करता है कि नहीं करता है। यहाँ पर देखिए, एफ ई माने कि इलेक्ट्रिक फोर्स, और एफ जी यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। तो आप बताइए, एफ ई तो होता है, हम लोग को क्लियर हो गया, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि क्या इन दोनों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल होता है कि नहीं होता है, जल्दी बताइए। ठीक है, होता है। क्यों, देखिए, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मैंने आपको अभी बताया कि पदार्थ हैं, ठीक है, पदार्थ क्या है, द्रव्य है, और द्रव्य उसे कहते हैं जिसमें द्रव्यमान होता है। तो इसमें भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, भले ही कम हो लेकिन द्रव्यमान तो है। तो प्रोटॉन में भी द्रव्यमान है और इलेक्ट्रॉन में भी द्रव्यमान है, तो इनके द्रव्यमान के कारण भी कुछ बल लगेगा, ठीक है। और हम जानते हैं कि द्रव्यमानों के कारण जो बल लगता है उससे हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो इसलिए क्या हो गया, इसमें गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा, ओके। इसमें गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत चुम्बकीय बल दोनों प्रकार के बल कार्य करते हैं। बातें क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा इस क्लासेस को ज्वाइन करते हुए। चलिए, यहाँ पे हो गया गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत चुम्बकीय बल, हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसका सूत्र मैंने आपको निकलवाया था, डेरिवेशन करवाया था, उसको मैं नहीं करवाऊंगा, कि मैंने आपको बताया था डायरेक्ट बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा समीकरण निकला था, दो समीकरण निकला था, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम क्या था, न्यूटन ने दिया था, और क्या था कि दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी कि F बराबर m1 इंटू m2, ठीक है। किन्हीं दो वस्तुओं या कि दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यहाँ पर रुकिए, अनुक्रमानुपाती, ठीक है, अनुक्रमानुपाती, तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से समीकरण एक निकला था, यहाँ से समीकरण ये दो निकला था, ठीक है। अब यहाँ से समीकरण एक बार से हमें क्या प्राप्त हुआ था, F बराबर जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर, ये हमें समीकरण प्राप्त हुआ था। इतनी बातें क्लियर हो गई। तो जहाँ पर जी क्या है, एक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ओके। इसका मान भी आप जान लीजिए, 6.67 × 10⁻11 अभी फिलहाल, अब इसे बाद में पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। चलिए, ये तो हो गया गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं विद्युत चुम्बकीय बल, उसमें भी मैंने आपको एक समीकरण निकाला था। मैंने कहा था कि इन दोनों एक ही संबंधित हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, F समानुपाती Q1 इंटू Q2, और यहाँ पे F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। समीकरण एक मान लो, ठीक है, समीकरण दो मान लो। समीकरण एक और दो से क्या हो जाएगा, यह बराबर Q1 इंटू Q2 अपान r², ठीक है। तो यहाँ से की का मान निकला है। अब यहाँ पर जब आप क्लास 12 में जाएंगे तो इसके बारे में डिटेल जानेंगे कि का मान क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है, ठीक है। अब एप्सिलॉन नॉट मत यहाँ से मान निकालेंगे, तो फिलहाल अभी उसको मत जानिए, अब जानिए कि बस ये समीकरण निकला है, ओके। चलिए, ओके, बातें क्लियर हो गई इतनी। चलिए, अब आता है प्रबल नाभिकीय बल और क्षीण नाभिकीय बल, दो बल एक साथ लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। पहला क्या है, प्रबल नाभिकीय बल, और दूसरा क्या है, क्षीण नाभिकीय बल, ठीक है। कॉपी पेन निकाल लीजिए, ठीक है। तो नाभिकों में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ बांधने वाला, ठीक है, नाभिक देखिए परमाणु है, इसमें क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। जब इन दोनों को बांधने वाला, इन दोनों को बांधने वाला जो बल होगा वो क्या होगा, प्रबल नाभिकीय बल होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, चूंकि ये देखिए नाभिक में कार्य करता है बल, तो इसका जो परास होगा, इसका जो परास होगा वो बहुत ही कम होगा। उसका परास क्या होता है, बहुत ही कम होता है, ये कम परास वाला बल है। अगर इसे अगर नाभिक से बाहर ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक है, वो कार्य नहीं करेगा, क्षीण हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया प्रबल नाभिकीय बल। अब बात करते हैं क्षीण नाभिकीय बल, ठीक है। क्षीण नाभिकीय बल, जैसे यहाँ पर होगा मूल कणों के बीच कार्य करने वाला बल, ठीक है, मूल कणों के बीच कार्य करने वाला बल क्या होता है, क्षीण नाभिकीय बल होता है। और प्रबल नाभिकीय की भांति ये भी क्या होते हैं, लघु परास के होते हैं, ठीक है। अगर इसमें नाभिक के आकार से दूरियां और अधिक बढ़ा दी जाए तो क्या हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं, यानी कि घट जाते हैं, ओके, समझ में आ गया। तो यहाँ पर मैंने आपको क्लियर किया कि गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुम्बकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल में क्षीण नाभिकीय बल, इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए,
इतनी बातें क्लियर हो गई तो आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप उसका अच्छे तरीके से उत्तर दीजिए। ओके, जल्दी से बताइए कि प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे क्षीण बल बताइए। सबसे दुर्बल बल, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे दुर्बल बल कौन सा होता है, जल्दी बताइए। प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे दुर्बल बल, जल्दी बताइए। प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे दुर्बल बल कौन सा होता है? ठीक है, बहुत बढ़िया, गुरुत्वाकर्षण बल होगा। ठीक है, कौन सा बल होगा? गुरुत्वाकर्षण बल। नोट कर लीजिए इसे। ठीक है, क्वेश्चन में बहुविकल्प के रूप में पूछ सकता है। दूसरा आता है कि वह बल जो आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का हो सकता है। वह बल जो आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का हो सकता है, वह कौन सा बल है? बहुत बढ़िया, क्या है? विद्युत चुम्बकीय बल। विद्युत चुम्बकीय बल, विद्युत चुम्बकीय बल। ओके, तीसरा क्वेश्चन आता है हमारे पास कि द्रव्यमान ऊर्जा की तुल्यता किस वैज्ञानिक ने स्थापित की? द्रव्यमान ऊर्जा की तुल्यता किस वैज्ञानिक ने स्थापित की? आप बताएंगे आइंस्टीन ने। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। सब क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूँ, पॉज करके करके कर लीजिए, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन 2 बार बोल रहा हूँ। ओके, चौथा क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। तो आप बताइए, चंद्रमा पृथ्वी की परितः किस बल के कारण परिक्रमण करता है? चंद्रमा पृथ्वी की परितः किस बल के कारण परिक्रमण करता है? फिर से बोलता हूँ मैं आपको, चंद्रमा पृथ्वी की परितः किस बल के कारण परिक्रमण करता है, जल्दी बताइए। यहाँ पे उत्तर होगा, बहुत बढ़िया, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल। इतनी बातें क्लियर हो गई। देखिए यहाँ पर मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करते करते चल रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें इसी चैप्टर का है कि बताइए कि चारों मूल बलों की आपेक्षिक प्रबलता, चारों मूल बलों की आपेक्षिक प्रबलता यानी कि उसका अनुपात क्या होता है? ठीक है, अनुपात क्या होता है? यहाँ पे अगर हम लेते हैं प्रबल नाभिकीय बल। ठीक है, प्रबल नाभिकीय बल, पहला सबसे जो मजबूत बल होता है वह प्रबल नाभिकीय बल होता है। अगर हम इसको कर देते हैं FN कर देते हैं, न्यूक्लियर फोर्स FN कर देते हैं। ठीक है, FSN कर देते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कर लेना, FSN कर देते हैं। आप पूरा लिखिएगा, प्रबल नाभिकीय बल है। हम प्रबल नाभिकीय बल को FSN से कर रहे हैं क्योंकि देखिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, FN अनुपाती। उसके बाद कौन सा बल आता है, प्रबल होता है? वो होता है विद्युत चुम्बकीय बल। वो क्या होता है? विद्युत चुम्बकीय बल, यानी कि FE, इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, E फॉर इलेक्ट्रिक। उसके बाद कौन सा बल आता है? क्षीण नाभिकीय बल, यानी कि FW, यानी कि वीक न्यूक्लियर फोर्स, यानी कि वीक न्यूक्लियर फोर्स। उसके बाद क्या आता है हमारा? चारे बल है ना। ठीक है, तो इसके बाद क्या आता है हमारा? गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि FG। ठीक है, FG। सबसे प्रबल क्या है कि प्रबल नाभिकीय बल है, दूसरा क्या है? विद्युत चुम्बकीय बल है, तीसरा क्या है? दुर्बल नाभिकीय या क्षीण नाभिकीय बल है, और चौथा क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है। इतनी बातें क्लियर हो गई। और इसका अनुपात क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अगर आप इसे आपने नोट ही नहीं किया, ठीक है, तो ये 1/10⁻² अनुपाते 10⁻13 अनुपाते 10⁻38। ठीक है, ये इसका अनुपात होता है, ये इसका अनुपात होगा। जो ये अनुपात ये है उसी के क्रम में होगा, इसी ये भी अनुपात होगा। बातें क्लियर हो गई। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है 1 नंबर 2 नंबर का कि चारों मूल बलों की आपेक्षिक प्रबलता बताइए। ओके, तो आप लिखेंगे पहले प्रबल नाभिकीय बल अनुपाते विद्युत चुम्बकीय बल अनुपाते क्षीण नाभिकीय बल अनुपाते गुरुत्वाकर्षण बल, और उसके बाद आप लिखेंगे नीचे उसके 1/10⁻² अनुपाते 10⁻13 अनुपाते 10⁻38। ओके, इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए, ये तो चैप्टर हमारा हो गया समाप्त। ठीक है, पहला चैप्टर हमारा समाप्त हो गया मात्र आधे घंटे में। ओके, अभी आपका बस जल्दी जल्दी मैं आपको खत्म कर दूंगा आधे घंटे में, और सिलेबस खत्म कर दूंगा जल्दी। बस आप साथ दीजिए पूरा जल्दी। अब आ गया हमारा दूसरा चैप्टर, मात्रक मापन तथा त्रुटि विश्लेषण, यूनिट मेजरमेंट एंड एनालिसिस, यानी कि मात्रक मापन तथा त्रुटि विश्लेषण। सब लोग तैयार हैं इस चैप्टर को पढ़ने के लिए? चलिए इसका रिवीजन करते हैं। हम यहाँ पर ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, ठीक है, ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, बस आपको ऊपर वो बता देंगे क्योंकि समय ज़्यादा बीत रहा है, आप लोगों को प्यास भूख लगती होगी। ठीक है, तो चलिए, खाना खा के बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं बताइए जल्दी। खाना खा के बैठे हैं नहीं बैठे हैं? चलिए बैठे हैं ना, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा क्या है? मात्रक मापन तथा त्रुटि विश्लेषण। ठीक है, तो इसका देखिए मैंने आपको 2 चैप्टर में पढ़ाया था इसको। पहले मापन मात्रक यानी कि भौतिक राशियों का मापन, और दूसरा क्या बताया था? तृतीय विश्लेषण। 2 चैप्टर एक ही चैप्टर में हो गए हैं। ठीक है, तो उसको आप समझ लीजिएगा। तो अब आता है मात्रक मापन तथा त्रुटि विश्लेषण। शुरू करते हैं, इसको शुरू कर दें। चलिए,
तो यहाँ पे सबसे पहले आप बताइए भौतिक राशि किसे कहते हैं, भौतिक राशि किसे कहते हैं, जल्दी बताइए। भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ भौतिक राशि, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी। ओके, चलिए जल्दी बताइए। यहाँ पर सिंपल भाषा है, जिसको मापा या तौला जा सके, जिसको मापा या तौला जा सके, जिसको मापा या तौला जा सके उसे क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। जिसे मापा या तौला जा सके उसे क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। क्लियर हो गया। यहाँ पे भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं अभी बाद में पढ़ेंगे, सदिश बाद में पढ़ेंगे उसका, ठीक है। अभी फिलहाल उसको मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ पढ़ेंगे। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखिए, पहला चैप्टर का नाम क्या है, मापन, है ना। तो पहले हम भौतिक राशियों का मापन देखेंगे। भौतिक राशियों का मापन क्या होता है, ठीक है, कि भौतिक राशियों की तुलना करने को, देखिए भौतिक राशियों की तुलना करने को, भौतिक राशियों की तुलना करने को हम क्या कहते हैं, मापन कहते हैं, मापन कहते हैं, ठीक है। तुलना करने को क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। कंपैरिजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कॉल्ड मेजरमेंट। ओके, कंपैरिजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कॉल्ड मेजरमेंट। ओके, यानी कि भौतिक राशियों की तुलना करना क्या कहता है, मापन कहलाता है। बातें क्लियर हो गई। अब यहाँ पर जब भी हम किसी भौतिक राशि का मापन करेंगे तो हमें दो चीज़ आवश्यक होगी। पहला क्या है हमारा, चलिए बताइए, पहला क्या है, मात्रक होगा, दूसरा क्या होगा, आंकिक मान होगा। पहला होगा मात्रक, दूसरा क्या होगा, आंकिक मान होगा, ठीक है। ये दो चीज़ें बहुत ही आवश्यक है, इसके बिना आप तुलना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे आवश्यक है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप दुकान जा रहे हैं, ठीक है, आपको चीनी खरीदना है, वही बात उधार ले रहा है, ठीक है। चीनी लेना है, 5 किलो लेना है आपको चीनी, ठीक है। तो अगर आप दुकानदार से कहे, ये आपको बता दूं मात्रक क्या है, आंकिक मान क्या है, ठीक है। तो आंकिक मान क्या होता है, अंक, यानी कि 5 क्या है, अंक है, तो ये क्या हो जाएगा, आंकिक मान। और 5 किलो, ठीक है, 5 किलो चीनी लेना है आपको ना, 5 चीनी नहीं लेना है, 5 किलो चीनी लेना है। तो यहाँ पे किलो क्या हो जाएगा हमारा, मात्रक हो जाएगा, ठीक है। और आंकिक मान क्या हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा। 5 क्या हो जाएगा हमारा, आंकिक मान हो जाएगा, ठीक है। तो आंकिक मान 5 हो गया, मात्रक क्या हो गया, किलो हो गया। तो यहाँ पर अगर आप दुकान में जाते हैं, क्या कहते हैं कि 5 चीनी दे दीजिए, मान लीजिए आप मात्रक को ना बोलते हैं, बोल दीजिए कि 5 चीनी दे दीजिए भैया, तो यहाँ पर क्या क्या होगा, क्या देगा वो, 5 किलो, 5 टन, 5 ग्राम, 5 मिलीग्राम, 5 डेसीग्राम, 5 सेंटीग्राम, ठीक है। क्या देगा पता नहीं है, ठीक है। अगर आप बोलते हैं जाकर, पुनः आगे फिर से बोलते हैं कि हमें किलो चीनी दे दो, हमें किलो चीनी दे दो, तो वो समझेगा कि कितना किलो, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, कितना किलो दें हम उनको, ठीक है। तो वहाँ पर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको पूरा, जब भी आप किसी चीज़ को खरीदने जाएँ, पूरा बोलना चाहिए, पूरा टोटल, आंकिक मान के साथ साथ मात्रक भी बोलना चाहिए, दोनों चीज़ें आवश्यक है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलेंगे भैया मुझे 5 किलो चीनी दे दो, तो वो देगा 5 किलो ही, ठीक है, 5 से 6 नहीं दे देगा, ठीक है, इतना घाटा नहीं सहेगा अपना, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे मैंने आपको निकाला था भौतिक मात्रक तथा आंकिक मान में संबंध, मैंने आपसे निकाला था मात्रक तथा आंकिक मान में संबंध क्या था, ये n बराबर 1/u, ये तो निकाला था। यानी कि जो भौतिक राशि का आंकिक मान है वह मात्रक के, उसके संगत मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हमारा समीकरण निकला था, ठीक है। तो अब आता है हमारा एक समीकरण, मैंने इससे संबंधित और निकाला था, n1 बराबर n2 शायद इसका प्रयोग हमें विमीय विश्लेषण में होगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो भौतिक राशियों के आंकिक मान तथा मात्रक में संबंध क्या हो गया, n बराबर 1/u हो गया, ठीक है। या यहाँ से निकाल सकते हैं हम इसको n u बराबर 1, यानी कि किसी भौतिक राशि के आंकिक मान तथा उसके संगत मात्रक का गुणनफल सदैव 1 होता है। ओके, तो यहाँ से इसका मान निकल जाएगा। अब चलते हैं आगे, यहाँ पे आते हैं भौतिक राशियों का वर्गीकरण, ठीक है, भौतिक राशियों का वर्गीकरण। तो यहाँ पे भौतिक राशियों को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला क्या है, मूल राशियाँ, मूल, जल्दी बताइए मूल राशि के उदाहरण लिखिए, जब तक मैं आपको बता रहा हूँ मूल राशियों के उदाहरण लिखिए कमेंट में, जल्दी लिखिए, व्युत्पन्न राशियाँ। ओके, चलिए, अभी तो बताने की जरूरत नहीं है मूल राशि किसे कहते हैं, जिसकी तुलना किसी के साथ नहीं की जा सकती उसे क्या कहते हैं, मूल राशियाँ। व्युत्पन्न, जिसे मूल राशि से उत्पन्न किया जा सके उसे क्या कहते हैं, मूल राशियाँ। तथा इन दोनों के मात्रक को हम क्या कहते हैं, क्रमशः मूल मात्रक एवं व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, ठीक है। और अब आते हैं इसके बाद मात्रक की पद्धतियाँ, मात्रकों की पद्धतियाँ, यानी कि CGS, MKS, FPS, ठीक है। तो ये सब अब पुराना हो गया है। अब सीधे हम आते हैं किस पे,
लंबन विधि। ठीक है, यहाँ से आप लोग अब पढ़ लीजिएगा, आप लोग को तो इतना क्लियर हो गया, इतना सरल आसान है ये। ठीक है, अब आता है बड़ी दूरियों को मापने का विधि, बड़े दूरियों की मापन विधि। बड़े दूरियों की मापन विधि यानी कि पहला क्या है हमारा, लंबन विधि है, लंबन विधि है। दूसरा क्या है, चंद्रमा का व्यास है, चंद्रमा का व्यास है। क्लियर हो गया, पहला क्या है लंबन विधि, दूसरा क्या है चंद्रमा का व्यास है। ठीक है, तो यहाँ पर धीरे धीरे देखेंगे। तो तब तक के लिए 5 मिनट के लिए ब्रेक लेते हैं, ले ब्रेक। चलिए चलिए 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं थोड़ा देर के लिए। आप जाकर पानी नहीं पी सकते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर अब आता है हमारा 5 मिनट का बहुत हो गया। ठीक है, चलिए पानी पी के आ गए होंगे आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आकाशीय पिंडों के आकार की माप यानी कि चंद्रमा का व्यास पढ़ना है। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको सूत्र बताया था, फार्मूला था। ठीक है, क्या था फार्मूला, मैं आपको बताता हूँ। पहले लंबन विधि देखते हैं, लंबन विधि। ठीक है, लंबन विधि क्या चल रहा है, पेन नहीं चला क्या, लंबन विधि देखते हैं। ठीक है, लंबन विधि, तो उसका जो सूत्र था क्या था, डी बराबर बी अपान थीटा था। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ डी क्या है, बी क्या है और थीटा क्या है। ठीक है, तो फी का मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए ये है लंबन, तो आपको पता ही होगा, जो आभासी विस्थापन होता है उसे क्या कहते हैं, लंबन कहते हैं। ठीक, चलिए ये क्या हो गया बी, ये क्या हो गया बी हो गया, मतलब ये प्रेक्षण बिंदु है दोनों, ये ए और ये बी क्या है, प्रेक्षण बिंदु है। और क्या है, वहाँ पर हमें दूरी ज्ञात करना है, उसके बीच जो बना कोण है उसे क्या कहते हैं, लंबन कोण कहते हैं। और इसको मान लेते हैं डी, यानी कि उसके बीच की दूरी को मान लेते हैं डी, मान लेते हैं। हमें इसी डी की गणना करनी है। ठीक, तो यहाँ पे डी क्या हो गया, दोनों के बीच की दूरी, और बी क्या हो गया, आधार दूरी, यानी कि प्रेक्षण, दोनों प्रेक्षण बिंदुओं के बीच की दूरी हो गई। और थीटा क्या हुआ, और उन दोनों के बीच बने कोण। ठीक है, उन दोनों के बीच बने कोण, यानी कि ये वाला कोण क्या हो गया, लंबन कोण हो गया। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आता है हमारा चंद्रमा का व्यास, उसको भी समझ लेते हैं साथ में। तो चंद्रमा का व्यास ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए एक चंद्रमा का व्यास है। ठीक, तो यहाँ से कोई बिंदु, प्रेक्षण बिंदु यहाँ से देख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से इसको मिला देते हैं, और जब देख रहा है तो इसके बीच फाई थीटा, वहाँ पर थीटा मान, तो यहाँ पर फाई मान लेते हैं। और इसके बीच की दूरी क्या है, ये है। ठीक है, डी है। ओके, डी हो गया। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, और इसके चंद्रमा का व्यास स्मॉल डी मान लो। ठीक है, चंद्रमा का व्यास स्मॉल डी मान लो, तो क्या होगा, यहाँ पर क्या सूत्र निकलेगा, डी बराबर थीटा इंटू डी। ठीक, बातें क्लियर हो गई, डी बराबर फाई इंटू डी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये क्या है, प्रेक्षण बिंदु है, ये क्या है, प्रेक्षण बिंदु, और ये क्या है, उनके बीच की दूरी, और क्या है, चंद्रमा का व्यास। डी क्या है, चंद्रमा का व्यास है। समझ में आ गया। चलिए, तो ये सिलेबस आपका समाप्त होता हुआ, चलिए अगले सिलेबस की ओर बढ़ते हैं। चलिए रहने दीजिए, आज के लिए बस इतना ही रहते हैं। ठीक है, नहीं तो आप लोग को बोर होते होंगे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो अगले सेशन में यहाँ पर हम करेंगे क्या, त्रुटि विश्लेषण, त्रुटि विश्लेषण। ठीक है, त्रुटि विश्लेषण, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए रहने देते हैं, इस पेज को यहीं तक रहने देते हैं, और उसके बाद यहाँ से फिर से नई शुरुआत होगी। तो मैंने आपको बताया कि भौतिक जगत क्या होता है, मापन, मापक की त्रुटि क्या है, ये सब दोनों चैप्टर मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो चलिए यहाँ पर अलविदा अभी के लिए, और यहाँ पर चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए ताकि आपकी सुविधा बढ़े। ठीक है, आप कराएंगे सब्सक्राइब तो आपका ही फ़ायदा होगा, मेरा नहीं फ़ायदा होगा। ठीक है, तो जितना सब्सक्राइब करवा सकते हैं करवाइए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने फ्रेंडों को भेजिए। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पे फ्रेंडों को भेजिए। फेसबुक अगर आपका ग्रुप है तो आप वहाँ पर भेज सकते हैं।
चाहे जितना सोशल मीडिया हो आप वहाँ पर भेज सकते हैं कि सब्सक्राइब करवाइए बस, ठीक है, ताकि आपके लाइव क्लासेस मिल सके। ओके, क्योंकि देखिए 1K के बाद ही आपको लाइव क्लासेस मिल सकती है फेस टू फेस वाली, ठीक है यहाँ पर। तो तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।